नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और खास तौर से जब से आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, ये तेजी और बढ़ गई इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे क्या करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा और क्या बाजार की तेजी अभी और बढ़ सकती है, इस पे बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा जी इस शो में शामिल हो रहे हैं। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। सबसे पहले तो मार्केट आउटलुक क्या है, ये दिन दनादन ट्रिगर्स पॉजिटिव आते चले जा रहे हैं, अभी वैल्यूएशंस कैसी लग रही हैं आपको मार्केट की? देखिए, ट्रिगर्स तो काफी थे, इसीलिए मार्केट चल चुका है। लाइक टेक्निकली मैं बोलूंगा कि मार्केट एक ब्रॉड रेंज में है। नीचे में 23,800 24,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में 25,000 25,200 ये जो बैंड है, एक रेजिस्टेंस बैंड माना जा रहा है। पर यदि ये बैंड क्रॉस करता है, क्योंकि हम लोग इसके काफी आसपास हैं, तो इफ इट क्रॉसेस दिस बैंड डिसाइसिवली, तो शायद अपसाइड हो सकता है टू लेवल्स ऑफ ओवर 26,000 26,000 प्लस। शायद जो अर्लियर हाई है वो शायद क्रॉस नहीं करे। पर इस लेवल पे मार्केट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे फिर से। तो मैं बोलूंगा कि यदि यहाँ से अच्छा मोमेंटम आता है, राइड द मोमेंटम, बट लुक एट बुकिंग प्रॉफिट्स। क्योंकि जो अर्निंग्स आए थे थोड़े बहुत मिक्स्ड थे Q4, बट देन ओवरऑल इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि जिस हिसाब से Q2 और Q3 अर्निंग्स आए थे, उसके बाद एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर दिया था। एंड मार्केट्स इज ऑलवेज अबाउट एक्सपेक्टेशन डिलीवरी। तो आपका एक्सपेक्टेशन मैंने उतना हाई नहीं था, कम ही था। अर्निंग्स वे डिसेंट। तो बिकॉज ऑफ विच हम लोग ने देखा कि मार्केट्स काफी चल गए उसके बाद। एंड एट द सेम टाइम जो मैक्रो नंबर्स आ रहे थे, जो पॉलिसी डिसीजंस हो रहे थे, ऑल दिस वाज बिनाइन फॉर द मार्केट्स। लास्ट लास्ट जो पॉलिसी डिसीजन आया आरबीआई का, हम लोग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स कट करेगा। मार्केट वाज डिस्काउंटिंग दैट। सरप्राइज 50% आ गया है। यू लुक एट द जीएसटी नंबर्स, दे हैव बीन फेयरली गुड। आई मीन कंसिस्टेंटली दे हैव बीन हाई। जीडीपी नंबर्स देखते हैं, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। यू लुकिंग एट द इन्फ्लेशन, लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, आई थिंक इज डिसेंटली पॉजिटिव। जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हो रहे थे, दैट इज ऑल्सो मोर लेस डिस्काउंटेड। एक ही बात थोड़े बहुत हाइटन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि ड्रोन अटैक हुआ रशिया पे। देयर इज अ फियर दैट रशिया कुड इनफैक्ट अटैक बैक इन अ मच बिगर वे, पर उतना नहीं हुआ है। सो आई थिंक ओवरऑल ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो थिंग्स आर, आई वुड से, डिस्काउंटेड बाय द मार्केट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। सर ये पर जो लास्ट बड़ा ट्रिगर आपने बोला आरबीआई की पॉलिसी, इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट, रेपो रेट कट, और सीआरआर 1% तक घटाएंगे चरणबद्ध तरीके से। एब्सोल्युटली। हाँ लेकिन ये क्या सिर्फ फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है या फिर ब्रॉडर मार्केट्स के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एनबीएफसीज में हाल फिलहाल में बहुत अच्छी खरीदारी है और होल्ड लग गई है उन शेयर्स को खरीदने की, और बाकी की मार्केट थोड़ी निगलेक्ट हो रही है। नहीं, आपकी क्या देखिए, अप्रोच रहेगी? इसमें इमीडिएट इफेक्ट जो आता है वो एनबीएफसी और बैंक्स पे आता है। फिर रियल एस्टेट सेक्टर पे आता है। एंड एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट हो जाते हैं। एंड ये पॉजिटिव इफेक्ट रहा है क्योंकि रेट्स कम हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि लोग ज्यादा लोन लेंगे एंड दे विल परचेज मोर। सो ओवरऑल इट इज पॉजिटिव फॉर दीज सेक्टर्स। पर इसके साथ दूसरा जो होता है, इन द लॉन्गर टर्म क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव करता है। सो इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल। तो लाइक इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम इट इज गुड फॉर द मार्केट्स ओवरऑल। बट शॉर्ट टर्म में ये तीन चार सेक्टर ही अच्छा चलेंगे। फिर सर एफआईएस क्यों नहीं खरीदते, ये इतना स्ट्रांग तरीके से क्यों नहीं खरीद रहे? अभी जो मैं आंकड़े चेक कर पा रहा हूँ उसमें जून में अब तक एफआईएस ने 1573 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली कर रखी है, और डीआईएस ने 29,017 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब मई के आंकड़े देखो तो 11,773 करोड़ की एफआईएस की बाइंग है, उसके सामने 67,642 करोड़ रुपीज की डीआईएस की बाइंग है। तो डीआईएस ने बाय बटन दबा रखा है, डीआईएस जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएस को क्या हो गया इन लेवल्स पे आके? देखिए, डीआईएस को, आई मीन, दे डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस। क्योंकि जिस हिसाब से फंड्स आ रहे हैं, दे कैनॉट सिट ऑन कैश। तो उनको खरीदारी करनी पड़ रही है। एंड आई थिंक इट इज वर्कड आउट वेल, क्योंकि उसके साथ मार्केट भी चल चुके हैं। एफआईज का मुझे लग रहा है कि ये जो बिकवाली है मे नॉट कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उनके जो होल्डिंग्स है वो भी काफी कम हो चुके हैं।
In fact, I mean, currently the mutual funds are holding more than what the FIs are holding. काफी सालों बाद ये हम लोग देख रहे हैं, और शायद ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज FI started investing right from the early 90s. तो मुझे लगता है कि going ahead, FIs won't have a choice. Just like mutual funds, they also won't have a choice but to invest in Indian markets, क्योंकि Indian economy would be one of the very few economies which will continue performing and growing. And the markets of growing economies always outperform. So they won't have a choice to ignore India. They'll have to come back to India. पर मुझे लगता है कि दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द रुपी टू स्टेबलाइज समवेयर. तो अभी जो हम लोग ने पहले वॉलेटिलिटी देखी थी, अभी थोड़ी कम हुई है. आई थिंक वंस द रुपी सेटल्स एट वट एवर लेवल, आई थिंक FIs विल कम बैक. तो सेटल ही तो नहीं होने दे रहे डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी, अभी तो वो भिड़े पड़े हैं अपनी कंट्री में एलन मस्क के साथ ही। लेकिन अभी ये इनका 90 डे का ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है जुलाई में, 9 जुलाई को। तो सर वो तब क्या होगा? तब तो मार्केट तो बहुत ऊपर आ चुकी है। अब डर ये है कि जुलाई में फिर कुछ ना बोल दें। वो एक बड़ा रिस्क है मार्केट्स के लिए. क्योंकि 9 जुलाई से पहले यदि काफी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, और यदि ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो भी कंफर्मेशन नहीं है कि 9 जुलाई को और कुछ अनाउंसमेंट आ जाए. सो आई थिंक दैट इज द ओनली, आई वुड से, जोकर इन द पैक विच कैन डिरेल द रैली. तो मैं ये यही बोलूंगा कि यदि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, इफ इट गोज मोर टुवर्ड्स 26,000 लेवल्स, तो थोड़ा बहुत बुक करके कैश हाथ में रखना बेटर होगा, क्योंकि ये जुलाई 9 का अनसर्टेनिटी है. सेम थिंग विच हैपेंड ऑन 2 अप्रैल. जो हम लोग को पता था कि 2 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट आने वाला है, पर उस वक्त जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, आई थिंक समथिंग सिमिलर कैन हैपन गोइंग अहेड. और दूसरा जो मेजर एक इशू आ रहा है, which will affect possibly the auto sector in India as well as globally, is the rare earths issue as far as China is concerned. यदि वो रिजॉल्व होता नहीं है, then we could see some shutdowns happening in the auto space across. और जब भी ऑटो स्पेस में कुछ इश्यूज होते हैं, वो इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है across the globe. So I think that's the other thing which needs to be looked at. सर अभी तो सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो सबसे ज्यादा फिर से मैं वो बोल रहा हूँ कि बैंक्स और एनबीएफसी, इनफैक्ट दोनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई पे है ना, बैंक निफ्टी भी और Right. फिन निफ्टी भी। तो Absolutely. आप कैसे हैंडल कर रहे हो बैंकिंग की पोजीशन? म्यूचुअल फंड ने तो भर भर के खरीद रखे हैं बैंक्स। इन तो इनफैक्ट एट दीज लेवल्स मैं तो होल्ड करूंगा, मैं फ्रेश शायद नहीं लूं, क्योंकि आई मीन एट द लेवल्स विच द मार्केट्स आर, मुझे इस लेवल पे फ्रेश बाइंग करना थोड़ा मैंने आई एम नॉट कंफर्टेबल. और एनीवे हम लोग काफी इन्वेस्टेड है मार्केट्स में. पहले शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हम लोग करीब 40% कैश में थे जब मार्केट्स नीचे आ रहे थे. तो व्हेन इट वाज गोइंग डाउन टू लेवल्स ऑफ 22,000 लेवल्स, हम लोग ने काफी इन्वेस्ट किया. वी केम बैक टू ओनली 10% ऑन कैश, जो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, 10 to 12% कैश होल्ड कर रहा हूँ. बट देन वी हैव been riding this rally from 22,000 to 25,000. तो यहाँ से और थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, like I said, I'll book some profits, but at these levels fresh buying शायद मैं नहीं करूँ with the liquidity which I have. पर बहुत सारे छोटे बैंक्स तो भी चले नहीं ना, और सरकारी बैंक्स तो अभी भी चलना शुरू हुए हैं वैल्यूएशंस के कंफर्ट जोन में। एनबीएफसीज कहाँ अभी पीछे परफॉर्म कर रही थी, तो अभी भी चलना शुरू हुई हैं। हाँ, पर देखिए, इट इज गुड फॉर ट्रेडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ से शायद और एक 10 या 15% चल सके. But that is the profit traders should make. I mean, as an investor, I need to see for the next year and a half, 2 years, कि ये अच्छा एंट्री पॉइंट है कि नहीं. मुझे लगता है कि मुझे शायद चीपर मिले यहाँ से. मैं तो पूरा ब्रॉडर मार्केट से पहले ही आपसे पूछ लिया कि आप खरीदारी करोगे कि नहीं। मेरा अगला सवाल ओवरवेट सेक्टर्स पे था, आप कौन से सेक्टर पे ओवरवेट होगे? अच्छा, अगर ओवरवेट होगे तो भी हम ये मान के चलते हैं कि आप थोड़े कॉशियसली अप्रोच करोगे उनको। एब्सोल्युटली. हाँ, तो वो कौन से सेक्टर होंगे फिर? देखिए, ओवरवेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम बेरिश ऑन द मार्केट्स. आई एम बुलिश ऑन लॉन्ग टर्म एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. पर ये प्राइस पॉइंट में, आफ्टर द सॉर्ट ऑफ अ रैली विच यू हैव सीन, शुड यू बी एंटरिंग और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन. एट द सेम टाइम, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आई मीन एंट्री और नॉट, इज अ जनरल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ, बट आई एम बाइंग वेरी वेरी सिलेक्टिवली. जो मैंने 22,500 लेवल्स में जो जाके काफी लिया, उस हिसाब से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ.
बट आई एम बाइंग सिलेक्टिवली, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सेलिंग सिलेक्टिवली। जहां जहां मुझे जो एक्सपेक्टेड था ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, यदि मुझे 40-50% का रिटर्न एक्सपेक्टेड था इन द नेक्स्ट 1 ईयर, यदि मुझे ऑलरेडी 30-35% मिल गया है, आई एम श्योरली बुकिंग प्रॉफिट्स इन दो स्टॉक्स। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स, बट जो जनरल स्टेटमेंट है, आई एम कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर पसंद क्या है फिर आपको? टॉप प्रायोरिटीज में ओवरवेट सेक्टर्स कौन से हैं आपके? नहीं, ओवरवेट सेक्टर्स काफी है। I mean, I'm overweight on specialty chemicals. I'm overweight on auto ancillaries, despite the issue which I just spoke about, rare earth का. I'm expecting that there can be an issue, but then hopefully issue gets resolved, क्योंकि globally auto majors shut down नहीं हो सकते for longer term. I mean, that's a big risk for the global economy. तो शायद कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आएगा. So auto ancillaries is the other one. Banks and NBFCs anyway I'm positive, but like I said, इस लेवल पे मैं नहीं लूंगा. I'll possibly wait for a while. Cement is the other sector जहाँ पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, यहाँ से शायद मार्जिन ग्रोथ होगा आगे जाके, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड उसमें तो टाइम लगेगा आने के लिए. Textiles is the other sector which I'm positive on. Pharma to a certain extent. IT में मैं शायद अभी थोड़ा वेट करूंगा, आई मीन फॉर अ वाइल लॉन्गर. FMCG, कंज्यूमर गुड्स, ये स्पेस जो परफॉर्म नहीं किया है लास्ट करीब 1-1.5 साल में, आई थिंक वी शुड सी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट सेक्टर नाउ, क्योंकि जो टैक्स ब्रेक्स मिले हैं दैट इज पॉजिटिव. मॉनसून्स काफी अच्छे होने वाले हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेशन. तो उससे रूरल इकोनॉमी शायद अच्छी ग्रो करेगी. सो दीज आर कपल ऑफ सेक्टर्स जहां पे मैं पॉजिटिव हूँ. सर रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अभी सब ये सवाल पूछे थे, मैंने भी पूछ लिया। रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स पे मैं अगेन कॉशियस रहूंगा इस लेवल पे, क्योंकि आई मीन वॉट एवर पॉजिटिव आते हैं सभी डिस्काउंट हो चुके हैं. और लाइक इफ यू लुक एट द ऑर्डर फ्लोज हैव बीन एक्सेलेंट. आई मीन देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट. पर यही क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्डर्स आए हैं वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. और हम लोग ने पहले भी देखा है, आई मीन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वन ऑफ द लार्जर कंपनीज HAL, काफी बार एग्जीक्यूशन इश्यूज हुए हैं. I'm just digressing a bit. I'm looking at L&T also. L&T में जो इंफ्रा के ऑर्डर्स आए थे, वहां भी थोड़े बहुत एग्जीक्यूशन इश्यूज हुए हैं इन द पास्ट. So it is not possible for most of these companies to increase the capacity overnight. काफी कंपनीज हैं जिनको नेक्स्ट 7-8-9 साल का ऑर्डर बुक है. आई मीन आफ्टर दिस इफ दे गेट ऑर्डर्स, उन लोग कब सप्लाई करेंगे? 11-12 साल बाद? आई डोंट थिंक दैट इज प्रैक्टिकल. सो दे हैव टू इंक्रीज कैपेसिटीज, और ये इंक्रीज इन कैपेसिटीज होता नहीं है ओवरनाइट, बिकॉज यू कांट सेटअप कैपेसिटीज, यू कांट गेट स्किल्ड पीपल. तो ये काफी इश्यूज हैं जो मार्केट अभी सोच नहीं रहा है. पीपल आर ओनली लुकिंग एट द ऑर्डर फ्लोज, लुकिंग एट द सेंटिमेंट एंड बाइंग इट. और जिस हिसाब से इनके पीईज हैं, आई थिंक इट्स अ बिट टू हाई. सो जो हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ मूव अगेन इन रेलवेज एंड डिफेंस. जो हम लोग ने 40-50% फॉल देखा था कई स्टॉक्स में, इट मे नॉट बी दैट हाई, बट वी कुड सी अबाउट 20 or 30% फॉल अगेन. पर ये भी तो बाजार सोच में चल रहा होगा कि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है ही नहीं, अभी तो कहीं कुछ फिर से खुराफात कर दी तो उसके बाद फिर से डिफेंस लाइन अलर्ट में आ जाएगा। देखिए, आई मीन ऑल दैट इज सेंटिमेंटल. सेंटिमेंट इज फाइन. जो हम लोग ने लास्ट 2 महीने में देखा है, दैट इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल मूव. पर इफ यू गो डाउन टू द ग्राउंड लेवल एंड प्रैक्टिकली लुक एट इट, यदि कल जाके एग्जीक्यूशन इश्यूज होते हैं, so what will happen to the sentiment at that point of time? सर ये मिड कैप्स की रैली बहुत तेज गति से ऊपर आ रही है, मिड कैप्स क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है क्या? क्योंकि पहले जब गिर रहे थे तब भी वैल्यूएशन कंसर्न से ज्यादा टूट सकते हैं, किसी को कोई क्लैरिटी थी नहीं कहाँ पर जाकर रुकेंगे, और जब चलने शुरू हुए हैं तो इनके जैसा कोई स्टॉक ही नहीं लग रहा है, जिस पे हाथ रख दो वो सब ऊपर चले जा रहे हैं, थोड़ी देर तक घूरो स्टॉक ऊपर। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है, तो फिर से यूफोरिया शुरू हो गया, फोमो फैक्टर है क्या? एब्सोल्युटली, फोमो फैक्टर तो है, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि शायद मार्केट्स 18,000 या 20,000 जाएंगे, तो उस हिसाब से लोगों ने काफी बेच के बैठे थे. एंड जस्ट बिफोर, आई मीन जस्ट व्हेन द इंडो पाक skirmishes were happening, उस वक्त भी काफी लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज बेच के बैठे, एंड दे हैव लॉस्ट आउट. तो वहां पे भी फोमो फैक्टर हो रहा है. पर अगेन आई वुड से व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, वन हैज टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. क्योंकि ओवरऑल इफ यू जनरली इफ यू लुक एट मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, हाँ अभी फिर से एक्सपेंसिव हो चुके हैं, नो डाउट.
So one has to be a bit careful. पर रिपोर्ट्स भी तो फिर ब्रोकिंग हाउसेस के आती हैं, तो भरोसा करें तो किस पे करें? जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आई थी इटर्नल के ऊपर, स्विगी के ऊपर, ये वाली ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, बहुत जो बीटन डाउन स्टॉक्स है ना, वहां पर एकदम से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो रही हैं। इत्तेफाकन आज ना ये लार्ज कैप ग्रासिम के ऊपर एक रिपोर्ट आ रखी है मॉर्गन स्टेनली की, और उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं, बताओ 3500 तक के टारगेट ग्रासिम पे, अल्ट्रा टेक पे ओवरवेट, और ब्रोकिंग हाउसेस ही यूफोरिया क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं सर इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस। देखिए, ब्रोकिंग हाउसेस को भी चाहिए ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज बनता है व्हेन यू कम आउट विद बाय कॉल्स ऑन स्टॉक्स। एंड एट द सेम टाइम जो भी स्टॉक्स गिरे हुए थे, काफी नीचे हैं, इट्स इजियर फॉर रिसर्च एनालिस्ट और ब्रोकिंग हाउसेस टू कन्विंस कि ये प्राइसिंग काफी अच्छा है, लुक एट द अदर्स, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये स्टॉक्स चीप है। सर तो फिर कंपनी खरीदने से पहले देखना क्या चाहिए? अब इस समय क्या देखें? वैल्यूएशन तो पता ही है, मिड कैप स्टॉक्स की हाई रहती है। तो किस तरीके से पोर्टफोलियो को अभी बनाना शुरू कर सकते हैं, क्या देखें कंपनीज में? नहीं, कंपनीज में मैं पहले बोलूंगा कि लुक एट द सेक्टर। आई मीन, आर यू सीइंग ग्रोथ इन द सेक्टर गोइंग अहेड? और दूसरी बात है, लुक एट द मैनेजमेंट। क्योंकि सेम सेक्टर में इफ इट्स अ गुड मैनेजमेंट विच हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट, उनके पीज हाई रहते हैं एज कंपेयर टू द मैनेजमेंट विच हैज नॉट रियली डिलीवर्ड। तो आई थिंक दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी लुक्ड एट। एंड एट द सेम टाइम जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं फाइनेंशियल, आई थिंक ऑल दोज नीड टू बी लुक्ड एट। पर सर यहाँ पर एक और पैटर्न सामने निकल के आ रहा है, ब्लॉक डील्स बहुत ज्यादा हो रही हैं ऊपर, ऊपरी लेवल्स पे, और हाँ, बहुत एकदम से खिंचता है स्टॉक, ऊपर से ब्लॉक डील हो जाती है, कभी प्रमोटर बेचता है, कभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेचते हैं। तो अब इस एब्सोल्युटली। सिनेरियो को कैसे प्ले करें? नहीं नहीं, देखिए, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ से अबाउट 8 years बैक, कोई प्रोमोटर बेच देता है, इवन इफ ही सेल्स 2% ऑफ द होल्डिंग, यदि इवन इफ दे हैव से 75% होल्डिंग, 2% बेचता है, दैट वाज टेकन एक्सट्रीमली नेगेटिवली। पर अभी इन द लास्ट 2-3 years, यदि प्रोमोटर थोड़ा बेच के निकल जाता है, या आई मीन एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर्स सेल, और काफी बार क्या होता है कि ब्लॉक डील हो जाते हैं, तो आई मीन मार्केट्स डोंट टेक इट एज नेगेटिवली एज इट वाज इन द पास्ट। आई मीन दे टेक इट इन द स्ट्राइड। सर अब व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अमरीश जी क्या खरीद रहे हैं, कहाँ पर उनकी नजर है। तो कॉशियस अप्रोच रखें, आपका पैसा है तो प्लीज प्लीज, पहले आपको बता दूं कि ये तो अमरीश जी बताएंगे वो वाले स्टॉक्स, तो लेकिन आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही करनी है। इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस, लो लेवल में मिल गया तो और भी बढ़िया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, और जहां पर वैल्यूएशंस कंफर्ट जोन में, और जो आने वाले समय के लिए फ्यूचर आउटलुक अर्निंग्स को लेकर बहुत स्ट्रांग है। सर ऐसी कौन सी कंपनियां जिनको इस साल के लिए, 5 कंपनियां बता दो जो खरीद लें और भूल जाएं, ऐसे वाला, मतलब खरीदेंगे हम धीरे धीरे ही, भूलेंगे नहीं, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 स्टॉक्स आपके। एब्सोल्युटली, आपने एब्सोल्युटली करेक्ट कहा कि भूलना नहीं चाहिए। जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं, इवन इफ इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, आई थिंक एवरी 3 months or 6 months एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है, वेदर द लॉजिक गिवन while buying is remaining the same or has it improved. यदि वहां पे कुछ इश्यूज हैं, तो आई थिंक वन हैज टू रिव्यू एंड इफ नेसेसरी टू एग्जिट। तो मेरे जो 5 स्टॉक्स रहेंगे, पहला स्टॉक होगा एशियन पेंट्स। आई मीन, चौंका दिया सर पहले में ही आपने, तो बिल्कुल ही आप तो T20 खेलने को आ रहे हो, मतलब पहली बॉल पे ही बोल्ड कर दिया। अब ये एशियन पेंट्स कहाँ से आए ग्रासिम वाले? मतलब वो पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने वो एक नया पेंट निकाला हुआ है। वो पीछे पड़े हैं, नो डाउट, but then एशियन पेंट्स हाथी है। आई मीन, इवन द सॉर्ट ऑफ टर्नओवर जो ग्रासिम एक्सपेक्ट कर रहा है उनके पेंट्स डिवीजन से इन द नेक्स्ट 3 years, टुडे एशियन पेंट्स इज 3x दैट। तो एशियन पेंट्स हैज बीन लाइंग अ बिट लो, क्योंकि जो भी इन लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अभी जो ग्रासिम ने लास्ट करीब 8-9 महीने में जो स्पेंड किया है, that is not looked at as a revenue expenditure. They are looking it as a asset creation. तो इस हिसाब से उन्होंने काफी एडवर्टाइजमेंट्स किए थे, पब्लिसिटी किया था। सो इट डिड नॉट मेक एशियन पेंट्स टू एक्चुअली गो एंड कम्पीट अगेंस्ट दैट। तो दे वर लाइंग लो। तो अभी से आप देखोगे कि लास्ट 1-1.5 महीने से उन्होंने शुरू किया है फिर से टू एक्चुअली गो आउट इन द मार्केट। तो आई थिंक it was a sentimental sort of a issue as far as Asian Paints is concerned. At the same time, आप यदि earnings भी देखें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आया उनके margins पे, but I expect all these to bounce back over the next 1 year.
और जिस हिसाब से ये स्टॉक गिरा है, इट कैन इजीली गो बैक टू लेवल्स ऑफ अबाउट 3400 3500 लेवल्स। पर इसमें पेशेंस जरूरत है, शायद नेक्स्ट 12 18 महीने का। मेरा जो दूसरा स्टॉक होगा वो आईटीसी है। अगेन बीन अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं इनके एफएमसीजी स्पेस में, और जिस हिसाब से ये एक्विजिशन कर रहे हैं ऑफ ब्रांड्स, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो यहाँ भी जो हम लोग ने पहले का जो हाई देखा था स्टॉक का 500 प्लस, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा इफ वन कैन होल्ड ऑन फॉर अ ईयर एंड अ हाफ और 2 years। और जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो हिस्सेदारी बेची उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आईटीसी में? उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने देखा कि अभी भी उन्हें बेचा था, स्टॉक करेक्टेड अ बिट, बट देन इट्स बीन वेरी स्टेबल। जो मैंने पहले कहा था कि टुडे एनीवन सेलिंग अ गुड कंपनी, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। काफी बायर्स हैं मार्केट में, एंड इट इज नॉट टर्न नेगेटिव। एंड वन गुड थिंग इज, इसके सेल के बाद बैट डज नॉट हैव एनी वीटो वीटो पावर। उनका जो होल्डिंग है उससे कम हो चुका है, सो दे डोंट हैव अ वीटो पावर ऑन द बोर्ड। जो मेरा तीसरा स्टॉक होगा वो होगा टाटा पावर। आई मीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज, और बाय 2030 इट विल बिकम मेजरली इनटू ग्रीन एनर्जी। और जिस हिसाब से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं फॉर ईवी चार्जिंग, आई थिंक दैट विल आल्सो प्ले अ मेजर रोल। सो टाटा पावर इज द थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक होगा मेरा प्राज इंडस्ट्रीज, जहाँ पे वी हैव सीन दैट इट्स बीन अ लीडर इन इथेनॉल ग्लोबली। उनका इफ यू लुक एट द ग्लोबल कैपेसिटी 10% प्राज के पास है। इंडिया का 65% का जो कैपेसिटी है दैट इज विद प्राज। और expecting about a 30% growth over the next 3 years. In fact, management is talking of doubling the turnover by 2030 to about 10,000 crores. तो यहाँ पे भी मेरा target is about say 25-30% higher than where we are currently. और last but not the least, आप शायद सरप्राइज होंगे with the stock Yes Bank। आप नहीं बताते तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता। मेरे पास तो क्वेश्चन तैयार ही था। सर ये क्या दिन फिर जाएंगे? मतलब एक जापानीज पार्टनर के आने से यस बैंक में ऐसा क्या हो जाएगा जो बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है? नहीं देखिए, येस बैंक तो ऑलरेडी टर्न अराउंड हो चुका है। आई मीन, इफ यू लुक एट द अर्निंग्स, it has turned around. It's been consistently performing well. इसमें एक ही इश्यू था कि काफी प्रोमोटर्स बन चुके थे यहाँ पे, अलॉन्ग विद एसबीआई। काफी दूसरे बैंक्स भी आ गए थे, और अभी नियरली 5 साल हो गया है। सो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि जो बाकी जो होल्डर्स हैं, थोड़े बहुत होल्डर्स ने इमीडिएटली बेच चुके थे ऑन ऑन अलॉटमेंट। पर देयर वाज एक्सपेक्टेड कि बाकी भी जो होल्डर्स हैं वो शायद अभी बेचेंगे। So, a strong strategic investor like Mitsui has come in. So, I think they will absorb whatever selling will happen from the other shareholders. और दूसरी बात है, जो क्वेश्चन मार्क था यस बैंक का, यहां से आगे क्या, आई थिंक दैट इज सॉर्टेड आउट, एंड इट विल soon be known as a foreign bank more than an Indian bank. So I think there'll be a change in वैल्यूएशन मैट्रिक्स इंप्रूव हो जाएंगे इनके। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड शायद अबाउट 34-35 का हो सकता है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 34-35 अपसाइड, क्योंकि इसका जो इक्विटी बेस है काफी बढ़ चुका है। तो ये कंसर्न था इक्विटी बेस बहुत ज्यादा। मेरे मन में हमेशा सवाल रहता है सर कि जैसे कभी कोई बाहर फॉरेन बैंक जो वो इंडिया में कोई चीज एक्वायर कर रहा है तो उसकी बुक्स को क्लीन करने की कोशिश करेगा पहले। अगर वो क्लीन नहीं है तो इसकी क्या बुक्स बिल्कुल क्लीन है यस बैंक? क्योंकि इंडसइंड बैंक में तो अभी भी पता चला ना, हम तो इंडसइंड बैंक को भी बहुत क्लीन क्लीन समझते थे, वहां पर डेरिवेटिव अकाउंटिंग की प्रैक्टिस गलत हो गई थोड़ी। राइट। इसी यस बैंक को कहाँ, ये तो सिर्फ बैंकिंग कंसोर्शियम के हाथ में था। नहीं देखिए, बैंकिंग कंसोर्शियम से ज्यादा ये एसबीआई के अंडर था। आई मीन, द सीईओ वाज अ डेपुटेशन फ्रॉम एसबीआई। तो लास्ट 4-5 साल में काफी क्लीन अप हो चुका है ये। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस आएंगे। And I'm quite sure even Mitsui would have done their own due diligence before buying into Yes Bank. तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइज आएंगे। तो कोई डिस्क्लेमर दे दीजिए इन 5 स्टॉक्स पे जो आपने बताए। डिस्क्लेमर है, क्योंकि जब भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, यू कैन सेफली अज्यूम कि मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरे क्लाइंट्स के पास भी है।
राइट सर। एक स्टॉक के ऊपर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो सब पूछते हैं तो फिर वो बहुत चर्चित स्टॉक है, दैट इज आइडिया। वोडा आइडिया, ये कंपनी का होगा क्या? और हम बात तो ये करते हैं ना कि तीन बड़े प्लेयर्स रहेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन रहेगा भी कि नहीं, इसी के ऊपर सवाल है। देखिए, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन अबाउट 2 3 years बैक, तो मैं ये बोलता था कि गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ वोडा आइडिया टू शट डाउन, क्योंकि इससे काफी इश्यूज होते हैं। एक है कि जो लोन्स है वो अगेन इट विल बिकम एनपीए, एंड अगेन इट्स अ इश्यू फॉर द बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल। दूसरा बात है कि दे कांट अफोर्ड टू हैव अ डुओपोली, क्योंकि मैं एमटीएनएल बीएसएनएल को काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो भारती एंड जियो डुओपोली कुड बी डेंजरस फॉर द टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं, इंडिया के टैरिफ्स हैव बीन आई थिंक द लोएस्ट ग्लोबली। तो ये यदि बढ़ते हैं, देन इट इज जस्ट लाइक ऑनियन एंड पोटैटो प्राइसेस गोइंग अप। सो पॉलिटिकली दे कांट आई मीन रिस्क योर टेलीकॉम टैरिफ्स टू गो अप। तो उस हिसाब से दे डू नॉट वांट टू हैव अ duopoly, दे वांटेड टू हैव अ थर्ड मेजर प्लेयर। और तीसरी बात है कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व विद आइडिया आइदर डायरेक्टली एज एम्प्लॉयज और एज पार्टनर्स, तो ये नंबर्स काफी हाई हैं। सो यू कैन हैव सो मेनी पीपल गोइंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर जितना भी आप करो आइडिया में, जितना भी आप इन्फ्यूजन करो, जितना भी आप आई मीन सॉर्ट ऑफ फेवर्स विच यू डू फॉर आइडिया, इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अब मैं ये पूछना चाहता था सर, अपना पैसा इक्विटी इन्फ्यूज कर दिए कंपनी में, हाँ, वो क्यों डूबने देगी पर गवर्नमेंट? और अगर एक सवाल ये भी तो हो सकता है कि उस वाले पैसे को बचाने के लिए जो इक्विटी इन्फ्यूजन कर रखी है, एजीआर माफ कर दो। नहीं, पर उसके बाद भी हम लोग देख नहीं रहे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है एट द ग्राउंड लेवल। वी नहीं, नीड टू एजीआर माफ कर देंगे तो ब्याज माफ, फिर तो इंटरेस्ट भी माफ, तो फिर तो ऑपरेशनली तो ठीक ही है, फिर आइडिया उसमें क्या कमी है? नहीं, पर भी उसके बाद जिस हिसाब से द योर इक्विटी वुड हैव ब्लोटेड अप, तो मुझे लगता नहीं कि आई मीन वन इज वेदर इट विल सर्वाइव गोइंग अहेड, हम्म। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट बोले कि आई थिंक इट इज नॉट, वी शुड नॉट बी पुटिंग गुड मनी आफ्टर बैड, एंड in case it survives, then question is as to whether it will be profitable for investors or not. क्योंकि यदि आप 1 पैसा या 2 पैसा या 5 पैसा दिखाते हैं ईपीएस, तो कितने साल लग जाएंगे फॉर समवन टू गेट अ रिटर्न? तो इफ इट सर्वाइव्स, yes, I think we can see levels of about 14 15, एंड इफ इट डजंट सर्वाइव, आपको पता है कि कहाँ जा सकता है। सर लास्ट सवाल मेरा होगा, मैं थोड़ा टफ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जिसका मैं देखता हूँ कि आप जवाब कैसे देते हो। उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ये सच में आपस में लड़ गए हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कभी ऐसी नौटंकी कभी देखी नहीं इंटरनेशनल फ्रंट पे? ऐसी नौटंकी तो कभी देखी नहीं है इंटरनेशनल फ्रंट पे, ऐसा कोई किसी राष्ट्रपति को बोल सकता है खुल के? एंड स्पेशली फ्रॉम सच अ कंट्री लाइक यूएस। ये यदि कोई भी छोटे कंट्री में होता है, वन कैन स्टिल अंडरस्टैंड, पर ये जो हम लोग पहले स्कूल के जमाने में जो हम लोग फाइट करते थे एज स्कूल किड्स, नॉट इवन एज हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जब जैसे हम लोग लड़ते थे, इट लुक्स लाइक दैट। तो अगेन, आई डोंट नो वेदर दिस इज इन रियल या फेक है, ये तो बोलना काफी मुश्किल है, बट देन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और इससे जो यूएस का पोजीशन था वो और भी वीकन हो जाएगा, क्योंकि जो भी यूएस इकोनॉमी जो चल रहा था, इट वाज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिसी स्टेबिलिटी शायद इट्स अ स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो यदि इससे, इफ द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ यूएस, इफ द डॉलर स्टार्ट्स फॉलिंग, और डॉलर डज नॉट रिमेन एज द मेजर इंटरनेशनल करेंसी, ये शायद ओवरनाइट नहीं होगा, बट आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ द एंड हैज स्टार्टेड। तो इसमें शायद 8 10 साल भी लग जाए, because the whole thing was built up over the last 40 50 years. I'm talking of the currency. The USD as a major currency was built up post 1970. तो इसमें भी टाइम लगता है, but then I think it is the beginning of the end. कर तो लेंगे ना कार्यकाल पूरा डोनाल्ड ट्रंप अपने 5 साल का? वो अभी बोल रहे थे ना, अभी वो पीछे भी एलन मस्क बोल रहे थे कि मेरे बगैर तो इलेक्शन ही हार जाते।
वो भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि इफ इफ द फाइट इज फॉर फॉर रियल, तो इलॉन मस्क के पास मनी बैग्स हैं। हम्म। और जिस हिसाब से अभी आप लोग देख रहे हैं कि इन व्हाट्स हैपेंड इन एलए इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आई थिंक इट इज कंसर्निंग। और मैं और इनफैक्ट मैं भी था यूएस में लास्ट मंथ। अच्छा, हाँ। अगेन आई एम लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इट वाज ऑन माय अर्लियर विजिट्स एंड दिस विजिट। लोगों से बात करते हैं तो समझ में आता है कि पीपल आर कंसर्न। नहीं, पर वो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज को तो लाइक करते हैं ना वहां के लोग, नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहते हैं। को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यार बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता था कि आप यूएस में से, इसलिए मैंने लास्ट सवाल आपसे वही पूछा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज आपको कैसे लगती हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बेबाक राय दस्तक पर रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।